अलीज़ा टॉक के मुआज़िज़ सामीन को अलीज़ा कंवल का सलाम। दोस्तों, आज मैं आपको परीज़ाद और ज़रजाना की कहानी सुनाने लगी हूँ। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। वालिदा ईरानी और वालिद पठान फैमिली से थे। दो हसीन नस्लों के संजोग से जिस औलाद ने जन्म लिया हो वो परीज़ाद और परी चेहरा ही कहलाएगी। हमें जो देखता देखता रह जाता। ये उन दिनों की बात है जब मैं दूसरी और मेरा भाई परीज़ाद तीसरी जमात का तालिब इल्म था। तभी हम दोनों की किस्मत का फैसला कर दिया गया। मेरी मंगनी चचाजाद और भाई की फूफी की बेटी से हो गई, जिसका नाम जरजाना था। जब हम सने शऊर को पहुंचे तो इस हकीकत का इल्म हुआ, भाई को अपनी मंगेतर जरजाना कतई पसंद ना थी। वो अम्मी से गाए बगाए अपनी नापसंदीदगी का इजहार करता रहता था। वो हाँ हूं में टाल देती कि ऐसे मामलात में फैसला अब्बू का ही चलता था। वक्त गुजरता रहा, भाई की तालीम मुकम्मल हो गई तो उसकी शादी के चर्चे होने लगे। वो पहले ही जरजाना से शादी से इनकारी था। अब खुलकर कह दिया कि मुझे ये लड़की पसंद नहीं, हरगिज इससे शादी नहीं करूंगा। वालिद साहब सख्ती से अपने फैसले पर कायम थे और भाई जिद पर अड़ा था कि शादी किसी से भी करते, इनकार नहीं करूंगा, मगर जरजाना से नहीं। जाने क्या वजह थी कि उसको अपनी मंगेतर से चिढ़ हो गई थी। गालिबन वो जरजाना से ज्यादा उसकी वालिदा यानी अपनी फूफी को नापसंद करता था। वालिद साहब ने शादी की तारीख रख दी। बेटे की एक न सुनी, कहा कि चलकर मेरे साथ अपने नाप के जोड़े दर्जी से सिलवाओ, शादी में कम दिन रह गए हैं। अब्बू का घर के हर फर्द पर रोब था। जब उन्होंने परीजाद को गाड़ी में बिठाया तो वो बिना हीलो हुज्जत उनके साथ हो लिया। कपड़ा खरीदा गया और फिर दर्जी को नाप देकर जोड़े सिलवाने का ऑर्डर दे आए। जिस रोज भाई ने अपनी शादी के जोड़े उठाने थे, वालिद साहब ने रसीद देकर कहा कि जाकर जोड़े ले आओ। रसीद लेकर भाई चला गया। वो सुबह का गया शाम हो गई, वापस घर ना आया। वालिद काम से लौटे तो पूछा परीजाद कहाँ है, क्या जोड़े ले आया है? वालिदा ने बताया कि वो अभी तक घर नहीं आया। अबू को फिक्र हुई। उसी वक्त टेलर के पास पहुंचे। उसने बताया कि आपका बेटा मेरे पास नहीं आया, हाँ जोड़े तैयार हैं, आप ले जाएं। अब वालिद साहब को फिक्र नहीं घेरा। जहां तक पहुंच थी और गुमान था कि परीजाद वहां मौजूद होगा, वो गए। हर जगह पता कराया, भाई को मिलना था और ना मिला। जाने वो कहाँ चला गया था। इत्तेफाक के उसी दिन फूफी भी जरजाना की शादी के जोड़े अपने दर्जी से लाई थी। वो खुश खुश जोड़े ट्राई कर रही थी कि ठीक सिले हैं या नहीं। अम्मी ने भी अनसिला कपड़ा फूफी को भिजवा दिया था कि जब तुम जरजाना के कपड़े सिलवाने जाओ तो बरी के जोड़े भी सिलवा लेना ताकि सही सिल जाए। साथ ही सिलाई की रकम भी दे दी थी। अम्मी ने बहुत खूबसूरत और कीमती कपड़े खरीदे थे और फूफी खास तौर पर एक मशहूर टेलर के पास गांव से शहर आई थी। वापसी में इस ख्याल से हमारे घर आ गई कि शाम हो रही थी। सोचा कि भाई को कहूंगी अपनी गाड़ी में घर छोड़ आएंगे और बरी के सिले हुए जोड़े भी भाभी को देती जाऊंगी। वो लोग इंतहाई मसरूर आए थे, लेकिन जब हमारे घर में कदम रखा तो यहाँ सोग की सी कैफियत थी। सभी के चेहरे उतरे हुए, सब बहुत परेशान थे परीजाद की गुमशुदगी की वजह से। हमारी रोनी शक्लों को देखकर फूफी ने पूछा, खैर तो है? खुदा ना ख्वास्ता कोई बुरा वाकया तो पेश नहीं आ गया? ये शादी का घर है मगर हर शख्स उदास है, कब्रिस्तान की सी खामोशी छाई हुई है। उनका इतना कहना था कि वालिदा की आंखों से छम छम आंसू गिरने लगे और नैन नीर बहाने लगे। अब तो फूफी को भी तशवीश हुई कि कोई संगीन मामला हो गया है। बिल आखिर उनको बताना पड़ा कि परीजाद सुबह शादी के जोड़े लेने गया था, अभी तक नहीं लौटा है। टेलर मास्टर से मालूम किया तो उसने बताया कि वो इधर नहीं आया। बहुत ढूंढा, उसका कुछ पता नहीं चला। इसीलिए हम लोग परेशान हैं। क्या घर से नाराज होकर गया था? फूफी ने सवाल किया। बस ऐसा ही समझ लें, मेरे मुंह से निकल गया।
किसी बात पर नाराज था। वो अभी शादी नहीं करना चाहता था और अम्मी अबू जबरदस्ती कर रहे हैं। मैंने बस इसी कदर बात मुंह से निकाली, लेकिन मेरी छोटी बहन ने कह दिया कि वो जरजाना को नापसंद करता है, इसलिए वो शादी से इनकारी है। और ये झगड़ा बहुत दिनों से चल रहा था। उसने कह दिया था कि अगर मेरे साथ जबरदस्ती की गई तो मैं घर से भाग जाऊंगा या खुदकशी कर लूंगा। मगर अबू ने उसकी बात न सुनी और शादी की तारीख रख दी। ऐसा तो लड़के उसी वक्त करते हैं जब वो किसी और लड़की को पसंद करते हैं। क्या ऐसा कोई मामला है? फूफी ने पूछा। ये तो मालूम नहीं। मालूम होता तो कोई हल निकालते। बस वो बगैर वजह बताए इनकार करता था। ये सारी बातें जरजाना के सामने हो रही थीं और उस लड़की का रंग उड़ता जा रहा था। वो ऐसी पसमुर्दा हो गई जैसे उसका वक्त आखिर आ पहुंचा हो। उस रोज फूफी वापस गांव न गई। हमारे घर कयाम कर लिया। भाई को गए तीसरा दिन था। फूफी अभी तक हमारे घर कयाम पजीर थी। जाहिर है कि तशवीश की बात थी। कई तरह के गुमान दिल को घेरे थे। मुमकिन है कि परिजात को कोई हादसा पेश आ गया हो। हमारे इलाके में दुश्मनी भी चलती थी। मुमकिन है कि किसी दुश्मन ने नुकसान पहुंचाया हो। बता नहीं सकते कि हमारे घर पर कैसा गम का स्याह अब्र छाया हुआ था। 10 रोज बाद शादी थी। सारी तैयारियां तकरीबन मुकम्मल थीं और अचानक परिजात गायब हो गया था। अम्मी और फूफी का रो रो कर बुरा हाल था। हम बहनें सजदे में गिरी अपने भाई के वापस जिंदा सलामत लौट आने के लिए दुआएं खैर कर रही थी और वालिद साहब कभी इधर और कभी उधर भाग रहे थे। परिजात के क्लास फेलोज और दोस्तों के पास जा जाकर मालूमात ले रहे थे कि जिनको वो जानते थे। भाई का कोई सुराग न मिला। फूफी और जरजाना उदास गांव लौट गईं कि परिजात की खैरियत की खबर आ जाए तो फौरन मुतला करना। 15 दिन बीत गए। शादी की तारीख गुजर गई। मेरा भाई ना लौटा। अभी हम इसी गम में घुल रहे थे कि अचानक खबर आई कि जरजाना ने जहर खा लिया है और वो मौत उजीज की कशमकश में मुब्तला है। उसे शहर के अस्पताल ले आए थे। 4 दिन मौत से लड़ने के बाद वो जिंदगी की बाजी हार गई। जिस कदर दुख भाई की गुमशुदगी का था, उसे कहीं ज्यादा जरजाना का हुआ। परिजात के बारे में उम्मीद थी कि शायद लौट आए या उसकी खैरियत की खबर आ जाए, लेकिन जरजाना तो जान की बाजी हार गई थी और अब वो कभी वापस नहीं लौट सकती थी। किसी को खबर ना थी कि वो मासूम जज्बाती लड़की ऐसा इंतहाई कदम उठा लेगी। उसकी मैयत के साथ हमारा सारा घराना फूफी के गांव चला गया। फूफी ने उसे शादी का सुर्ख जोड़ा पहना दिया और मौत के खटोले में सजा संवार कर दुल्हन बनाकर लिटा दिया। क्या बताऊं, कैसी प्यारी लग रही थी। शायद रुखसती के वक्त भी ऐसा रूप उस पर ना आता, लेकिन अब जो उसका वक्त रुखसत था वो अल्लाह किसी जवान लड़की पर ना लाए। वो हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो रही थी। ये कयामत का समा था। 3 दिन फूफी के घर कयाम किया और चौथे दिन हम घर आ गए। हमें आए चंद ही घंटे हुए थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। वालिदा ने दर खोला। सामने परिजात खड़ा था। वालिदा जरजाना का गम भुलाकर अपने बेटे की सूरत देखते ही काबू से बाहर हो गई और मेरा लखते जिगर कहते हुए बेटे से लिपट गई। वो रोते हुए कह रही थी, शुक्र है तू जिंदा है, शुक्र है तू वापस आ गया है। ममता भी अजीब शय होती है। एक माँ का दिल उजड़ा था और उसका दुख भुलाकर दूसरी माँ अपने बेटे की सलामती पर खुशी से दीवाना वार उसे चूम रही थी। तुम कहाँ चले गए थे बेटा? माँ ने सवाल किया। उस वक्त तो मैं गुस्से में चला गया था माँ, क्योंकि आप लोग मेरी बात नहीं मान रहे थे। मैं लाहौर एक दोस्त के घर चला गया था। दोस्त और उसके वालिदैन ने बहुत समझाया तो मैंने अपना फैसला बदल लिया और इसी वजह से वापस लौट आया हूँ। आप लोगों की खुशी और मर्जी से मुझे शादी कर लेनी चाहिए। वालिदैन की दुआएं लेनी चाहिए
کیونکہ ماں باپ کی ناراضی میں اللہ کی ناراضی ہوتی ہے۔ بس یہ خیال آتے ہی واپس آنے کا فیصلہ کیا، ورنہ دل میں یہی ٹھان کر گیا تھا کہ اب کبھی گھر نہ جاؤں گا اور بیرون ملک چلا جاؤں گا۔ وہ یہ بتا رہا تھا، اسے بالکل خبر نہیں تھی کہ زرجانہ خودکشی کر چکی ہے۔ وہ پریزاد سے دل ہی دل میں اس قدر پیار کرتی تھی کہ اس کی جدائی اس کے لیے سہانے روح بن گئی تھی۔ بھلا جس لڑکی کے دل میں بچپن سے ہی اس کے منگیتر کا پیار راسخ ہو جائے، وہ کسی اور کی ہونے کا کیسے تصور کر سکتی ہے؟ جبکہ والد صاحب نے یہ سوچ لیا تھا کہ اگر پریزاد کسی طور قابو میں نہ آیا تو ہم زرجانہ کی شادی اپنے دوسرے بیٹے گل رخ خان سے کر دیں گے۔ میری چھوٹی بہن اتنی نادان تھی کہ اس نے زرجانہ کو اکیلے میں رات کے وقت جب دونوں سونے کے لیے لیٹیں تو ساری باتیں گوش گزار کر دیں۔ تبھی اسے یقین ہو گیا کہ پریزاد اس سے شادی نہ کرنے کی وجہ سے گھر سے بھاگ چکا ہے، اور اصل بات بھی یہی تھی۔ مایوسی اور دکھ، یہ کیفیت وہ برداشت نہ کر سکے۔ وہ بہت حساس لڑکی تھی۔ صبر سے کام لینے کی بجائے اس نے زہر کھا لیا۔ جو ہونا تھا ہو گیا۔ سبھی کو زرجانہ کی جوان موت کا بہت دکھ تھا، مگر سب سے زیادہ دکھ پریزاد کو ملا۔ وہ خود کو اس کی موت کا ذمہ دار سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو مجرم گردانتا ہے۔ کسی قصور کی سزا جسمانی مل جائے تو انسان سہ لیتا ہے، لیکن روح کی سزا اور ضمیر کی سولی ایسی تکلیف دہ سزائیں ہیں کہ عمر بھر آدمی اذیت میں رہتا ہے۔ یہ ایسی سخت سزائیں ہیں جو کبھی معاف نہیں ہوتی۔ آج بھی میرا بھائی اداس ہے۔ اس کے چہرے پر اس دن سے آج تک کبھی کسی نے مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ وہ مسکراتا بھی ہے تو ایسے جیسے رو رہا ہو، کیونکہ اس کا دل ہر وقت اندر سے روتا ہی رہتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ زرجانہ نے زندگی میں اسے محبت کی اور پریزاد کو اس سے اس وقت محبت ہوئی جب اس نے اپنی زندگی کا دامن چھوڑ دیا اور ہمیشہ کے لیے موت کی وادی میں اتر گئی۔ اس نے مر کر میرے بھائی کو ایسی سزا دی ہے کہ جب تک پریزاد زندہ رہے گا اس سزا کو جھیلنے پر مجبور ہوگا۔ دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ اپنی رائے کا اظہار کومنٹس میں ضرور کیا کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے علیزہ کمل کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔